अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बचाओ मुहिम के फाउंडर तारिक इकबाल गोंदल साहब। आज आपसे बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कि IMF से कर्ज लिए बगैर हम मुल्क को कैसे चला सकते हैं। तो आज इनसे बात इसी इकॉनमी पे बात होगी और मुल्क पाकिस्तान पे बात होगी, जैसा कि इनका स्लोगन है पाकिस्तान बचाओ मुहिम। और ये एक गैर सियासी जो एक तहरीक है जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान बचाने के हवाले से ही है कि पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से भी और गिरती हुई मईशत से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं गोंदल साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह के करम है। ये सूरत हाल अभी तो चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि IMF के कर्ज लिए बगैर मईशत चल सकती है, तो कैसे मुमकिन है, कैसे पाकिस्तान की जो मुल्क की मईशत है कैसे बूस्ट हो सकती है, ये तो बताएं। शुक्रिया ये सवाल पूछने का। मकसद मेरा इस इंटरव्यू का यही था कि ये मैं चीज़ें कुछ वाज़ेह करूं। आपको पहले तो जो हमारे लोग इंचार्ज हैं जो कि इस वक्त IMF की गोद में बैठे हुए हैं या अमेरिकन गोद में बैठे हुए हैं, उनको हटाना होगा। ठीक है जी, उनके मफाद हैं जो भी हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो एक सांचा बना लिया ना कि वर्ल्ड बैंक और IMF के बगैर नहीं चल सकते, उस सांचे को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो तोड़ने के बाद आपके पास बात आ जाती है कि इस वक्त हम बड़े प्यारे एक मोड़ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे डॉलर की सख्त भी कम हो रही है। उसमें रशिया जो है वो कहता है जी मुझे रूबल्स में पेमेंट कर दो, चाइनीज़ कहते हैं जी हमारी करेंसी में कर दो। ये हमारे लिए एक बहुत ही नया मौका है इस सांचे को तोड़ने का। मगर सांचे को तोड़ने से पहले हमें क्या करना होगा वो ये है कि जब तक हम अपने लिए एक्सपोर्ट की आइटम्स को बढ़ाएंगे नहीं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ला ही नहीं सकते। और हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट के नए प्रोडक्ट्स लेके आएँ। इस वक्त जो हम कर रहे हैं उसको वैल्यू एनहेंस करें। मेरे ख्याल में, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं वो बातें कर रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूँ, फिर जब मैं उनको जवाब देता हूँ वो भी कहते हैं यार वाकई ये हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब चाइना से बात करता था ना, वो कहता था कि यार आप पाकिस्तान के दोस्त बनते हो और आप हमारे साथ इतने $1 मिलियन का आपका ट्रेड है और इंडिया के साथ आपके बिलियंस डॉलर्स में है, ये क्या हुआ? तो मुझे कहते थे कि मिस्टर गोंदल व्हाट कैन यू गिव अस, कि आप हमें दे क्या सकते हो? तो सवाल ये है कि हमारे पास किसी को देने के लिए, किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? हम अभी तक चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, पैडी चीज। आप चावल को वैल्यू ऐड करके क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? आप उसकी नूडल्स बना लें, आप उसके राइस पफ्स बना लें, आप उसके राइस कुकीज़ बना लें, आपकी वैल्यू कहीं से कहीं चली जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही हमारी इस वक्त HFF, HMC, रेलवे कैरेज फैक्ट्री, कराची शिपयार्ड, इतनी बड़े अदारे हैं, इतनी ज़्यादा मशीनरी है उनके पास। ठीक है, हम स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अफ्रीका खुलने वाला है, हम और कुछ नहीं तो क्रशर, कन्वेयर बेल्ट, मिक्सर्स, छोटी सी सीमेंट प्लांट, छोटा सा शुगर मिल, ये चीज़ें तो हम बनाते रहे, यही उनको हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े, यही बना के देने लग पड़े। इन सारे अदारों को इकट्ठा करके इनकी मशीनरी लेके मैस प्रोडक्शन करें, हम दुनिया को सिर्फ ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स के ऊपर ही हम छा जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये तो आप बात कर रहे हैं गोंदल साहब के जो मुल्क पाकिस्तान के लिए मुखलस होगा वही ये करेगा, लेकिन ये इतने से काम करने के लिए तो ये लोग कमीशन एजेंट हैं, इनको कमीशन नहीं मिलेगा तो ये तो बेड़ा गर्क करके रख देंगे सारे। आप ये उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, आपकी बात बजाय। मैं इंडोनेशिया से काम कर रहा था तो उनको मैंने शुगर प्लांट का एक ऑफर दिया, तो यहाँ से गए हुए थे डेलीगेशन में लोग, तो वापस आके मैं वो GM HFF वगैरह को मिला, उन्होंने कीमतें दी तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार इतने में तो फ्रांस से सस्ता मिल जाएगा, तो आपसे क्यों लेंगे? कहते हैं जी हमने पिछले 20 सालों के खर्चे भी तो डालने हैं बीच में, ऊपर से जो हमने 2000 एक्स्ट्रा बंदा रखा हुआ है उसकी तनख्वाह भी तो डालनी है। Whoever has to do this will have to tighten the belt। जितने लोग एक्स्ट्रा रखे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनको निकालना होगा और इन्हीं इदारों को इफेक्टिव एंड, ताकि ये जो $2 बिलियन माहाना को $24 बिलियन सालाना, जिसकी वजह से हम IMF वर्ल्ड बैंक के पास भागते रहते हैं,
وہ جب सरप्लस हो जाएगा तो उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी. मौजूदा हुकूमत ऐसा कर पाएगी? वो तो खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने केस खत्म करने पे लगे हुए हैं, नैब को खत्म करने पे लगे हुए हैं. क्या ऐसा ये मुमकिन है कि जैसे आप बात कर रहे हैं उनकी समझ में आ जाए कि या कोई इतना पाकिस्तान के मफाद में होगा कोई ऐसा इंसान जो ये मुमकिन कर सके? देखिए जी, सियासी पार्टियों के अपने मफाद होते हैं, ठीक है जी, उन्होंने पावर में रहना होता है. इसलिए मैंने पहले भी आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान की सियासी सोच जो है वो 4 क्लियर कट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है. एक है आपकी रिलीजियस बेस्ड पार्टीज़, मैंने कहा था उनको एक ही टिकट दें. दूसरी है आपकी रीजनल पार्टीज़ जो कि आपकी बलोचिस्तान मूवमेंट है या आपकी महाजर है या आपकी सर है, उनको एक टिकट दे दें, एक ही टिकट पे वो लड़ें. तीसरी है मफाद पार्टीज़ जो कि पावर में आना चाहती हैं, वो क्यू है, नून है, फलाना है, ढमकाना है, उन सबको एक टिकट दे दें. और चौथी हमारी बूट पार्टी है उनको बंदूक का वो दे दें ताकि वो बैठे रहे करते रहे. इनके अपने अपने मफाद. पहले तो मुबारक हो, आपकी एक बात तो तस्लीम कर ली गई है कि आपने कहा था कि लोटों को सजा होगी, वो सजा हो चुकी है. बाकी जो 2 बातें हैं वो रहती हैं अभी, वो कब पूरी होती हैं? आप इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह बेहतर करेगा जी, इंशाल्लाह मुल्क की खातिर अल्लाह करे वो भी हो जाए, ठीक है जी. हालांकि उसमें से जज साहब ने जो है वो एक आध डिसीजन अच्छी ले ली है, तो बाकी भी हो जाएगा. प्रेशर पड़ा हुआ है तो आवाम जागी हुई है इस वक्त. लेट्स सी इंशाल्लाह जो बेहतर हो. जी गोंदल साहब, जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी ख़त्म कर दिया गया और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं हमारे उनके वोट भी ख़त्म कर दिए गए. क्या ये फैसला ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? ये उनके लिए ठीक है जिन्होंने किया ख़त्म. एक दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बगैर इलेक्शन कराना बेमानी है, क्योंकि उनको मालूम था कि वो अगर साफ शफाफ इलेक्शन में जाएंगे तो वो शायद ना जीतें. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़त्म इसलिए किया है कि इस वक्त इन्होंने जो फिर लिस्टें बनाई हुई हैं उसमें 100 बंदा उस इलाके में और 400 वोट है, तो वही 400 वोट जो है गलत तरीके से डाला जाता है. जो भी दानियों के तरीके हैं, टीचरों के थ्रू जो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, जो पुराना इतने सालों से चलता आ रहा है, तो वो मेंटेन करना चाहते हैं. अगर इनको कोई चांस है जीतने का दोबारा, वो रखेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ही होगा, ठीक है जी. बाकी रह गए ओवरसीज वर्कर्स का. हाँ, जो इतनी मेहनत करके आपको ज़रा मुबादला भेज रहे हैं और आपके मुल्क की मईशत में आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपके घर चल रहे हैं, उनका जो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है उनका वोट बिल्कुल बनता है, उनका हक आप नहीं ले सकते. जिन्होंने डबल नेशनैलिटियाँ रखी हुई हैं उनके वोट बंद कर दें. इसका मतलब है इमरान खान साहब के बयानिए को मुस्तरद कर दिया गया. ये बड़ी कोशिश की है इमरान खान साहब ने कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके वोट काबिल कबूल हों, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो तो लाना चाह रहा है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं मान रहे? ये वजह क्या बात? क्या हमारे जो मुल्क चला रहे हैं, अभी जाहिर है कि लोग अक्सर कहते हैं कि सियासतदान तो मुल्क नहीं चला रहे, मुल्क तो कोई और चला रहा है, कोई खुलाई मखलूक कहता है, कोई कुछ कहता है. क्या ये किसी को नज़र नहीं आ रहा हो क्या रहा है मुल्क पाकिस्तान के साथ? अगर उनको नज़र नहीं आ रहा तो फिर कल लोग कहेंगे कि जी यही सबसे बड़े दुश्मन है मुल्क के. मेरा ख्याल है वो उस चीज़ से बचने के लिए इनको चाहिए कि अगर इस पार्लियामेंट ने ये जो सिलेक्टेड पार्लियामेंट थी, इन्होंने ये लॉ पास किया है, उसको मुस्तरद करने के भी तरीके हैं. आफ्टर ऑल इतने वोट जो है, इतने मेंबर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो आई थिंक जुडिशरी कैन टेक नोटिस ऑफ दैट और उसको कैंसिल कर सकती है. उसके बगैर साफ शफाफ वोट नहीं होंगे. लोग फिर कहेंगे जी सिलेक्शन हुई है और फिर हम 3-2 साल के बाद इधर ही खड़े होंगे. गोंदल साहब, अभी नया बम गिरा दिया गया आवाम पे, पेट्रोल बम और बिजली का बम. 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, 7 रुपये बिजली महंगी कर दी गई. क्या अवाम बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या मुल्क पाकिस्तान इस महंगाई के बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा? यही इस चीज़ के ऊपर अवाम को सवाल करना चाहिए कि ये जो भागते भागते जाते हैं IMF के पास, और IMF क्या लगाती है? कहती है कि जी बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. इन सारी चीज़ों को बढ़ाने से मईशत कैसे चल सकती है? तो ये साफ नज़र आ गया कि ये पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए नहीं, तबाह करने के लिए आए हुए हैं. तो हम फिर उनके पास क्यों जा रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है सारों से कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. आप अपने बॉक्स से निकल के सोचें
آپ رشیا کی طرف دیکھیں, آپ چائنا کی طرف دیکھیں, آپ جو سویا ہوا شیر جاگ رہا ہے افریقہ کی طرف دیکھیں, وہ آپ کی مارکیٹ ہے. اور آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں, جو پالیسی صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے آج بھی چائنا اور انڈیا جو ہے اس مارکیٹ میں گھس چکا ہے. ہم ابھی تک, ہمارا کوئی نشان ہی نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اپنی سیاسی لڑائیوں سے باہر نہیں آئے, دھرنوں سے باہر نہیں آئے, احتجاج سے باہر نہیں آئے. اچھا, تو جو ہمارا اگلا سوال ہے, عمران خان صاحب نے جو ریسنٹلی کیا ہے, جو اپنا دھرنا منسوخ کر دیا, یہ کیا کس طرف بات جاتی ہے؟ کیا یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اب اندرون خانہ کیا بات ہوئی ہے, ان کی کن کن سے میٹنگز ہوئی ہیں, کن سے نہیں ہوئی ہیں, وہ کیونکہ میں تو وہاں پہ ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, تو مجھے تو نہیں معلوم کیا ہوا ہے. البتہ سامنے اگر وہ انہوں نے منسوخ کر دیا اور دوسری سیاسی پارٹی نے کچھ گارنٹیز دی ہیں, وہ سیاسی ہیں, وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, وہ ہٹ جاتے ہیں اور پھر اس کو دھرنا دینا پڑتا ہے, تو پھر میرے خیال میں اس کو پرابلم ہوگا. کیا یہ ملک پاکستان اس وقت موجودہ کنڈیشن میں اس بات کا متحمل ہے کہ اس پر جو الیکشن ہے ان کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے؟ برداشت کر پائے گا؟ جیسے پاکستان کی معیشت ایک دم گری ہے, ہم ملک دوالیہ ہونے کے پاس ہے, تو کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ ہو سکتا ہے, ممکن ہے ایسا؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے ایک بڑا کرم کیا ہوا ہے. میں بڑا سوچتا ہوتا تھا کہ اس ہمارے ملک میں ابھی تک ریولیوشن کیوں نہیں آئی. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں خودکشیاں ہوتی ہیں, پاکستان میں خودکشی نہیں ہوتی. وہ اس لیے ہے کہ لوگ ہیں جو کہ بازاروں پہ جا کے ادھر ادھر جا کے دیگن دے رہے ہوتے ہیں, تو بھوک سے آج تک کوئی نہیں مرا. وہ کوئی زیادہ انا والا ہو, کوئی جیسے ایک ٹیچر کا لکھا تھا کہ اپنے اپارٹمنٹ میں مر گئے کیونکہ وہ اپارٹمنٹ سے اتر کے نیچے دربار تک نہیں گیا, وہ مر گیا بھوک سے. اور باقی وجہ ریولیوشن کی اس لیے نہیں آ سکتی کہ میں کہتا ہوں لوگوں کو, میں جو دکانیں دیکھتا ہوں نا, جب بھی میں ہائی وے پہ جا رہا ہوتا ہوں تو ہائی وے جی ٹی روڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے, جگہ جگہ پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں, پورا پشاور سے لے کے کراچی تک. تو ٹانگے والا ٹانگے والے ختم ہو گیا, رکشے والا ہو گیا, ریڑھی والا ہو گیا, مزدور ہو گیا, دکاندار چھوٹا ہو گیا, روڈ سائڈ ہوٹل والا ہو گیا, بس والا ہو گیا. وہ کیوں نہیں پستا مہنگائی کے تحت؟ مہنگائی ہوتی ہے 3 روپے, وہ بڑھا دیتا ہے 5 روپے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی جو ہے پلس اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہی ہے, اس لیے وہ بھوک سے نہیں مرتا. ٹھیک ہے, وہ اپنا اسٹینڈرڈ بڑھائی جا رہا ہے. پھر آ جاتا ہے جو کہ فضل ربی لیتے ہیں, کوئی سپاہی ہے تو 2 ریڈی والوں سے بتا لیتا ہے, کوئی اور ہے تو 10 رکشے والوں سے لیتا ہے, وہ بھی اپنا بتا بڑھا دیتا ہے, وہ بھی بھوک سے نہیں مرتا. دکاندار ہے وہ بھی ٹیکس والوں کو دے دیتا ہے, وہ بھی نہیں مرتا. مرتا کون ہے؟ ایماندار تنخواہ والا بندہ جس کی کوئی فضل ربی نہیں ہے, جو کچھ نہیں ہے, وہ مرتا. وہ کتنے رہ گئے اس ملک میں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے تو بندے ہیں ہی ہیں اس چکر میں. اب تو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی پرچیز ڈپارٹمنٹ ہو گیا, سیلز ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ان کے بندے جو ہیں وہ بھی اپنے بتہ رکھ کے اپنے کیا سیٹوں سے وہ سائڈ پہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ریگولیشن نہیں آئے. آنے والی نسلوں کو باتیں سمجھ آئے, کوئی پریشر پڑے تاکہ محکموں کے اوپر ایک واچ ڈاگ بنے, کیونکہ ان کے محکموں کے اندر سے محکموں کے اوپر نہیں ہونا. ہمیں پولیس والا کچھ کرتا ہے تو انکوائری بھی پولیس والا ہی کر رہا ہے, تو وہ کیسے شفاف ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. سر, آپ کا بہت قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں